क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे थे, वो हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स था। उसमें हम मात्रात्मक टूल्स के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर हमने ये देखा कि आरबीआई किस प्रकार से इस टूल का उपयोग करके, क्वांटिटेटिव टूल का उपयोग करके बाजार की तरलता को कंट्रोल करता है, बाजार की लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। रेट्स बढ़ा करके आरबीआई लोन्स को महंगे कर देता है, जिन लोन्स के महंगे होने के कारण लोगों के पास लोन ज्यादा नहीं पहुंचता है या लिक्विड मनी ज्यादा नहीं पहुंचता है और बाजार से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाती है। ये ऐसा काम आरबीआई तब करता है जब इन्फ्लेशन हो रहा होता है, और उस समय में जब आरबीआई इस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है, इसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इसे एक मिनट, आप में से कुछ लोगों के माइक्रोफोन अभी भी ऑन है, प्लीज आप ऑफ कर लीजिए। अभिलाषा, आपका माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज इसको ऑफ कर लीजिए। इसमें आपको भी प्रॉब्लम आएगी और बाकी स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज आपका माइक्रोफोन इसको म्यूट में कर लीजिए। अभिलाषा, अपना माइक्रोफोन प्लीज म्यूट में कर लीजिए, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इन रेट्स को जब आरबीआई बढ़ा देता है तो आरबीआई एक्सेस लिक्विडिटी को मार्केट से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण कि प्राइसेस कंट्रोल किए जा सकते हैं। इसको हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम टफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम डियर मॉनेटरी पॉलिसी, कुछ भी कह सकते हैं। जब आरबीआई को एडिशनल लिक्विडिटी बाजार में पुश करना होता है तो उस कंडीशन में आरबीआई क्या करता है, इन रेट्स को कम कर देता है, जिसके कारण कि लोन जो है वो लोन सस्ते हो जाते हैं और लोगों तक इसकी इजी एक्सेसिबिलिटी पहुंच जाती है, और इसको हम इजी मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको डिटेल में पिछले 2 दिनों में हमने समझा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल की क्लास में हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन भी समझा है, और यही कारण है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पिछले कुछ सालों से, लगभग 1 सालों से आरबीआई क्यों इन सभी रेट्स को कंटिन्यूअस गिराते जा रही है। चलिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास क्वालिटेटिव टूल्स, गुणात्मक, है ना, कि कैसे क्वालिटेटिवली आरबीआई इनको कंट्रोल करता है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहली चीज जो मैंने लिखी है उसमें लिखा है लोन टू वैल्यू रेशियो। सबसे पहली चीज जो अपन ने लिखी है यह लोन टू वैल्यू रेशियो। अब समझिए लोन टू वैल्यू रेशियो क्या चीज होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आरबीआई इसको कैसे यूज करता है। इस लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब क्या है? कई बार जैसे आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस, है ना, मुथूट फाइनेंस वाले क्या करते हैं कि आपके घर में अगर गोल्ड पड़ा हुआ है या रखा है तो ये गोल्ड लेकर के आप इनके पास जाइए और इस गोल्ड के बदले वो आपको लोन देंगे, ठीक है। सिक्योरिटी गिरवी रख करके इस गोल्ड को वो आपको लोन देंगे, ठीक है। अब यहां पर इस बात को समझिए कि इस व्यवस्था में जो आपको लोन दी जाती है उस लोन में कितने प्रतिशत तक आपको लोन दिया जा सकता है ये आरबीआई निर्धारित करता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, तो सुनिए, मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन, 1 लाख रुपए का गोल्ड आपके पास है। आपके पास जो गोल्ड है उसकी वैल्यू आज की डेट में मार्केट में 1 लाख रुपए है। अगर आरबीआई ने कहा कि गोल्ड पर 80% मात्र 80% लोन टू वैल्यू रेशियो होगा, मतलब आपको बैंक मैक्सिमम 80% यानी 80,000 रुपए दे सकता है। 1 लाख रुपए पे आपको 80,000 रुपए बैंक दे सकता है अगर लोन टू वैल्यू रेशियो 80% हुआ तो, ठीक है। मान लीजिए कल को आरबीआई क्या करता है कि इस लोन टू वैल्यू रेशियो को 80 से बढ़ा देता है और बढ़ा के कहता है कि भाई 90% तक लोन आपको मिल जाएगा। मतलब कल जिस व्यक्ति को 1 लाख रुपए के गोल्ड पे 80,000 का लोन मात्र मिल रहा था, आज उसी व्यक्ति को 90,000 का लोन मिल रहा है उसी 1 लाख रुपए के गोल्ड की गिरवी रखने पर,
ठीक है, मतलब इसके पास देखिए 10,000 रुपए एडिशनल आ गए। उसी के अपोजिट में समझिए कि यदि मान लीजिए आरबीआई ऐसा करता है कि ये 90 ना करके उसको बोल दे कि हम 80 से 70 कर देते हैं, 70% आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको अब लोन कितना मिल रहा है, मात्र 70,000 रुपए, जो कि पहले आपको 80,000 रुपए मिल रहा था। मतलब इससे अब आपको 10,000 रुपए कम मिल रहा है। तो पहले आपको 80,000 मिल रहा था, इस कंडीशन में आपको ज्यादा मिल रहा है, इस कंडीशन में आपको कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आरबीआई डिसाइड करेगा कि आपको लोन टू वैल्यू रेशियो कितना होगा, क्या ये 80% होगा या फिर ये 70% होगा। दैट डिपेंड्स कंडीशन टू कंडीशन। जरूरत जब उसको ऐसा लगेगी आरबीआई को कि ज्यादा पैसा फ्लो करना चाहिए, तो वो 80 को 90% कर देगा, और जब उसे लगना चाहिए कि कम पैसा फ्लो होना चाहिए, तो 80 को 70 कर देगा। क्लियर है? अब यहां पर इस बात को समझिए कि क्यों मैंने इसको सेलेक्टिव पॉलिसी कहा था, क्यों मैंने इसको विशेषात्मक टूल कहा था, क्योंकि इसका इंपैक्ट, अब एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, इसको हमने जनरलाइज्ड टूल्स क्यों कहा था, क्योंकि अगर आरबीआई ने लोन के दर महंगे कर दिए तो लोन महंगे हो जाएंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं सर हमें ना तो कार लोन चाहिए है, ना तो हाउस लोन चाहिए है, ना तो बिजनेस लोन चाहिए है, कुछ भी नहीं चाहिए है, तो ये लोन का महंगा होना हमें क्यों इम्पैक्ट करेगा। तो एक बात समझिए, मान लीजिए आपको बिजनेस लोन नहीं चाहिए, बट आपको टीवी चाहिए है, आपको फ्रिज चाहिए है, इस टीवी और फ्रिज बनाने वाली कंपनी को तो बिजनेस लोन चाहिए है, और जब ये बिजनेस लोन महंगा लेंगे तो टीवी और फ्रिज को महंगा कर देंगे, घूम करके तो आपके ऊपर आएगा। सो डायरेक्टली ना सही, बट इनडायरेक्टली तो घूम करके आपके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, किसी ना किसी प्रकार से इंपैक्ट आपके ऊपर जरूर आएगा, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव टूल जो होते हैं ये जनरलाइज्ड होते हैं। लेकिन यहाँ की कंडीशन देखिए, आरबीआई ने मान लीजिए 80% को 70% कर दिया या 60% कर दिया, इसका इंपैक्ट मेरे ऊपर नहीं आएगा। क्यों? पहली बात तो मेरे पास 1 लाख रुपए का गोल्ड नहीं है, दूसरी बात यह है कि मुझे, अगर मेरे पास गोल्ड है भी, तो मुझे लोन की जरूरत है कि नहीं है, ये भी तो मैटर करता है। मतलब पहली चीज मेरे पास वो गोल्ड होना चाहिए, और दूसरी चीज कि मुझे लोन की जरूरत होना चाहिए, तब तो मैं जाकर, जरूरत ही नहीं तो मैं क्यों गिरवी रखाऊंगा और क्यों लोन लूंगा। मतलब आप एक बात देखिए कि ये स्पेसिफिक हो गया, ये उसी व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालेगा जिस व्यक्ति के पास वो चीज होगी और उसे लोन की जरूरत होगी। मतलब आपकी और हमारे ऊपर ये तब तक प्रभाव नहीं डालेगा जब तक हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये सेलेक्टिव टूल के फीचर है, ये विशेषात्मक है, ये जनरलाइज नहीं है, हर किसी को इम्पैक्ट नहीं करेगा लोन टू वैल्यू रेशियो। अब इसका मेजर इंपॉर्टेंस समझिए, इसका मुख्य रूप से काम जो है गोल्ड पे या फिर घर पे लोन टू वैल्यू को डिसाइड करना नहीं है। इसका मुख्य रूप से क्या काम है समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टूल के माध्यम से, इस टूल के माध्यम से आरबीआई बाजार में एसेंशियल कमोडिटीज, राइस, वीट, इन सब चीजों की, ये जो आवश्यक चीजें हैं, इन सब चीजों के प्राइजेस को कंट्रोल करता है। फिर से सुनिए, लोन टू वैल्यू रेशियो के माध्यम से आरबीआई राइस, वीट, इन सब चीजों के प्राइजेस को बाजार में स्थिर रखता है, कंट्रोल रखने में मदद करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर अब ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया कि राइस वीट वाली बात, तो अब समझिए ये कहाँ यूज होता है। एक किसान, उसके खेत में मान लीजिए 10 लाख रुपए की फसल खड़ी है, फॉर एन एग्जाम्पल 10 लाख रुपए की फसल खड़ी है, ये बैंक जाएगा, बैंक वाले को कहेगा कि सर देखिए मेरी फसल खड़ी है, ये 10 लाख की है, बैंक वाला खुद आएगा, एनालाइज करेगा कि ये कितने की वैल्यूएशन की है। अब यहाँ पर बैंक वाला इसको, फार्मर कहेगा बैंक वाले को कि सर मुझे इसके बिहाफ में लोन दे दीजिए, और मैं जब इसको बेचूंगा, इस फसल को बेचूंगा, तो मुझे पैसा मिलेगा, मैं उससे आपका लोन चुका दूंगा। तो किसान किसके पास गया? बैंक के पास गया, और बैंक को कहता है कि सर मुझे लोन दे दीजिए अभी फिलहाल में, क्योंकि अभी तो मेरी फसल खड़ी है, ये फसल पकेगी, तैयार होगी, मैं बाजार में बेचूंगा, और बेचने के बाद जो पैसा आएगा उस पैसे से मैं आपका लोन चुका दूंगा। एक एग्जांपल समझिए, आरबीआई ने कहा
कि लोन टू वैल्यू रेशियो है 60% फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, इस किसान को 6 लाख रुपए दे दिए। अब ये किसान 6 लाख रुपए लेकर के आया, अपना काम किया और फिर ये 10 लाख रुपए का जो इसका फसल है ये प्रिपेयर हुआ और प्रिपेयर होने के बाद फिर इसने बेचा और बेचने के बाद जाकर के लोन बैंक वाले को चुका दिया। एक कॉमन सा एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए आरबीआई कंट्रोल कैसे करता है। हमारे देश में ये जो एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, बाहरी इन्वायरमेंट पे। ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए या हो सकता है कि बहुत कम प्रोडक्शन हो जाए। ऐसी भी तो हो सकती है कि उत्पादन इसका बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए। अब सोचिए, यदि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए और किसान को 60% यहां से लोन बैंक से मिल जाए तो किसान क्या करेगा। किसान ये गेहूं जो इसके पास एडिशनल हुआ है, इस गेहूं को स्टोर करके अपने पास रख लेगा, इसे बाजार में नहीं बेचेगा। क्यों बाजार में नहीं बेचेगा? क्योंकि इसको अपने काम चलाने के लिए तो 6 लाख रुपए का लोन मिल गया है। आज नहीं बेचूंगा, कल बेचूंगा, परसों बेचूंगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि लोन का ब्याज जो है एक की जगह 2 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा बाजार में? सोचिए, बाजार में जहां गेहूं की जब डिमांड होगी, किसान के पास गेहूं है लेकिन इसने गेहूं अपने पास जमा करके रखा है, ये बाजार में लेकर के नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो जरूरत है वो जरूरत तो बैंक के लोन से पूरी हो गई। तो इसने क्या किया, इसको होल्ड कर लिया। अब इस होल्ड करने के कारण बाजार में गेहूं की कमी हो गई। बाजार में गेहूं के प्राइसेस क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। और जब ये प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये किसान आएगा और इस हाई प्राइस में इस गेहूं को बेच देगा। ये तब संभव है जब किसान को 60% 6 लाख रुपए मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही ये प्रोडक्शन बहुत हाई होगा, आरबीआई बैंकों को कहेगा कि इस किसान को अब 60% मत देना, इस किसान को मात्र 10% देना। अब अगर इस किसान को मात्र 10% का लोन मिल रहा है तो किसान को मिलेगा 1 लाख रुपए। अपने काम चलाने के लिए अभी भी उसे 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो किसी हालत में भी उसे इस गेहूं को बाजार में लाना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। उस समय में जब गेहूं की डिमांड होगी तो इसे बाजार में लाना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। डिमांड हो रही है और उसी समय सप्लाई हो गई, प्राइसेस कांस्टेंट। दूसरा कंडीशन समझिए, दूसरे स्थिति में समझिए, मान लीजिए गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी नहीं हुई, गेहूं की पैदावार खराब हो गई और बहुत कम मान लीजिए किसान के पास में पैदावार हुई। इस स्थिति में किसान जब गेहूं को काटेगा तो उसके पास बहुत कम गेहूं आया। अब इस गेहूं को बेच करके वो बैंक का ब्याज चुकाएगा, लेकिन जब गेहूं पकेगा, तैयार होगा, बिकेगा, तब तो उसके पास पैसा आएगा। तब तक अगर इसके पास पैसा नहीं आया तो ऐसी स्थिति में सोचिए इस किसान की हालत क्या होगी। एक तो फसल खराब हो गई, फसल कम हो गई और इसके पास पैसा भी नहीं है अपनी बेसिक चीजों या बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए। ऐसी स्थिति में आरबीआई बैंकों को कहेगी कि वो जो 60% था उस 60% को तुम 80% कर दो, ताकि किसान के पास अभी फिलहाल जरूरत पे उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है उसके लिए आप उसको लोन दे सको। समझ रहे हैं? एक मिनट, और वीडियो चालू हो गई। चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर जब किसान की फसल बहुत अच्छी हो जाती है तो लोन टू वैल्यू रेशियो को आरबीआई रिड्यूस कर देता है, ताकि जमाखोरी ना हो और चीजों की मूल्यों की कीमत ना बढ़े। और जब बहुत कम हो जाती है तो इस वैल्यू रेशियो को बढ़ा देता है, ताकि किसान की बेसिक नीड जो है वो बेसिक नीड पूरी होती रहे। तो मेजर काम जो इस लोन टू वैल्यू रेशियो का है, हम गोल्ड वोल्ड की जो बात कर रहे थे वो तो साइड काम है। मेजर काम जो है वो ये है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को ये मेंटेन रखें। तो समझ में आया लोन टू वैल्यू रेशियो क्या चीज होती है? बताइए, यहाँ पर बताइए अगर आपको डाउट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेसिफिक इसका इंपॉर्टेंस आपको बुक्स में नहीं मिलेगा।
ये जो हमने डिस्कस किया है ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा कि किस तरह से लोन टू वैल्यू रेशियो का एग्जैक्ट यूज करती है आरबीआई। बताइए ये आपको समझ में आई ये बात, लोन टू वैल्यू रेशियो? लोन टू वैल्यू रेशियो आपको समझ में आई? अंकित आप कुछ पिछली क्लासेस में आए नहीं थे, आप एब्सेंट थे कुछ पिछली क्लासेस में, कल या परसों की क्लास में। बताइए लोन टू वैल्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में ताकि हम आगे बढ़ें, डाउट हो फिर से समझें। लोन टू वैल्यू रेशियो का ऑप्शन या जो हमने एक्सप्लेनेशन समझा है आपको क्लियर है? हाँ तो हम आगे बढ़ें, ना तो फिर से देखें। प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में। प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ें या फिर इसको हम फिर से देखें। लोन टू वैल्यू रेशियो किस तरह से आरबीआई यूज करती है बाजार में एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। राजेश, यस। बाकी लोग भी एक बार रिस्पॉन्स दीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है यहां तक प्लीज पूछिए, फिर से मैं समझाऊंगा आपको। नहीं है तो हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये डाउन पेमेंटिंग सिस्टम है, इसको फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। अब एक चीज देखिए, आप जब कार खरीदने के लिए कभी जाते हैं तो आपको शोरूम में क्या बोलते हैं कि सर आप पूरा का पूरा 100% जो आपके कार की प्राइस है वो बैंक से हम लोन करवा देंगे, फाइनेंस करवा देंगे। आप टीवी खरीदने जाते हैं, आपको कहा जाता है कि आप पूरा का पूरा 100% फाइनेंस जो है आपको हम लोन से दिलवा देंगे, पूरा फाइनेंस हो जाएगा। कार की ऑन रोड प्राइस मतलब इंश्योरेंस सब मिला करके आपको फाइनेंस हो जाएगा। आप घर खरीदने जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि मात्र 80% आपका फाइनेंस होगा, 20% आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। ये जो आप जेब से दे रहे हैं इसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट। यहाँ आप जेब से फिलहाल प्रेजेंट में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ये सब जो देंगे आप देंगे ईएमआई में देंगे, अगले महीने की ईएमआई, अगले महीने की ईएमआई। ठीक है, यहाँ आप ये जो 20% दे रहे हैं ये 20% अपने जेब से दे रहे हैं, तत्काल दे रहे हैं, इसी को डाउन पेमेंट कहते हैं। ठीक है ना? तो आपको किसी कमोडिटी में या किसी चीज में 80% बैंक लोन देगा, 100% बैंक लोन देगा, 50% बैंक लोन देगा, 10% बैंक लोन देगा, ये कंट्रोल आरबीआई करता है। ये भी कंट्रोल आरबीआई करता है। मतलब आरबीआई ने कह रखा है कि भाई कोई कार खरीदने जाए तो आप 100% तक लोन दे सकते हो, घर खरीदने जाए तो आप मात्र 80% तक लोन दे सकते हो, टीवी खरीदने जाए तो मात्र 90% तक लोन दे सकते हो, मोबाइल खरीदने जाए तो आप 80% लोन दे सकते हो, बाकी का पैसा सामने वाले को डाउन पेमेंट में भरना पड़ेगा। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट क्या है डाउन पेमेंटिंग सिस्टम का? अब देखिए इससे कंट्रोलिंग कैसे होती है, इससे किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। मान लीजिए आरबीआई ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टीवी, मोबाइल, कैमरा, इन सभी पे आपको 100% का लोन मिल रहा है। मान लीजिए 100% का लोन आपको मिल रहा है, तो आप बाजार जाते हैं, 10 लाख रुपए की टीवी परचेस करके घर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 10 लाख रुपए हाथों हाथ नहीं चुकाना है, ये चुकाना है अगले 24 महीने, 25 महीने, 30 महीने में एक ईएमआई के रूप में, टुकड़े 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 के रूप में चुकाना है। यहीं पर एक एग्जांपल समझिए, अगर ये 100% ना होकर के ये मात्र 50% होता, आपको बैंक का फाइनेंस मात्र 50% मिलता,
तो आपको बाकी बचा हुआ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट के रूप में चुकाना पड़ता। क्या आप तुरंत 5 लाख रुपए चुका करके एक 10 लाख रुपए की टीवी खरीद सकते हैं? एक आम इंसान के लिए तो शायद ये आंसर होगा नहीं। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, 1 लाख रुपए का मोबाइल, यदि यहीं पर यह कहा जाए कि भैया 50% डाउन पेमेंट करिए, यानी 50,000 हाथों हाथ पे कीजिए और 50,000 का फाइनेंस मिलेगा, क्या आप ये मोबाइल लेंगे? नहीं लेंगे। इसका मतलब कि इन चीजों की सेल बढ़ाने के लिए, इन चीजों की बिक्री बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि यहां पर ये 100% हो। समझ रहे? तो इन चीजों को या इस परसेंटेज को भी आरबीआई कंट्रोल करता है। जब उसे स्पेसिफिक, जैसे ट्रैक्टर की बढ़ानी है सेल, तो ट्रैक्टर की सेल बढ़ाने के लिए उसमें क्या कर दिया, 100% फाइनेंस कर दो। कार की सेल बढ़ानी है तो कार में 100% फाइनेंस कर दो। अब आपका क्वेश्चन ये आया होगा कि सर क्यों कार पर खरीदने के लिए सरकार कहती है 100% दे दो? ये इसलिए नहीं कि कार खरीदिए, ये इसलिए कि कार बिके। क्योंकि अगर कार बिकेगी, कार इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्री का रॉ प्रोडक्ट आता है, और जब तक ये बिकता रहेगा तब तक ये इंडस्ट्री चलती रहेगी, और जब तक ये इंडस्ट्रीज चलती रहेंगी, कार, मोबाइल, टीवी, तब तक लोगों की जॉब रहेगी। इसलिए ये जरूरी है कि ये बिकता रहे, और ये बिकता रहे इसके लिए जरूरी है कि ईएमआई की व्यवस्था चलती रही। इसलिए आरबीआई इसको कंट्रोल करते रहती है समय समय पर अलग अलग चीजों के ऊपर। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने सेलेक्टिव वापस से क्यों कहा। इसको मैंने सेलेक्टिव इसलिए कहा है क्योंकि मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं कार खरीदने के लिए गया, कहां, शोरूम गया। ठीक है, शोरूम जब मैं गया तो शोरूम वाले ने कहा कि सर आप कार खरीदने के लिए आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कार खरीदेंगे तो 10 लाख रुपए की कार पे आपको 50% का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और 50% जेब से भरना पड़ेगा, 5 लाख रुपए जेब से भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर खरीद लेते हैं तो आपको कुछ भी जेब से नहीं भरना पड़ेगा, 100% आपको बैंक फाइनेंस कर देगा। अब एक बात सोचिए, मैं क्या खरीदने गया था, कार। वहां स्कीम क्या पता चली कि कार के लिए 5 लाख का डाउन पेमेंट, ट्रैक्टर के लिए 0 रुपए का डाउन पेमेंट। तो ऐसा थोड़ा होगा कि मैं कार की जगह ट्रैक्टर खरीद के ले आऊंगा। समझ रहे? तो मेरे लिए तो ये बेनिफिट किसी काम का ही नहीं आया, इसलिए सेलेक्टिव। ये तो उसी के लिए बेनिफिट काम आया कि जिसको ट्रैक्टर खरीदना है, इसलिए विशेषात्मक, ये हर किसी को इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्लियर हुई आपको ये बात? डाउन पेमेंटिंग सिस्टम कैसे है, ये स्पेशलाइज्ड टूल। क्लियर हुई डाउन पेमेंटिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, गुड। कैसे इसका यूज होता है ये भी आपको क्लियर हुआ, क्यों ये स्पेशलाइज्ड टूल कहलाता है। देखिए आप रिस्पॉन्ड दीजिए एटलीस्ट चैट बॉक्स में यस या नो के साथ में, क्योंकि अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ें, नहीं क्लियर है हम फिर से देखें, क्योंकि ये अपनी ऑफलाइन क्लास नहीं है जिसमें कि हम समझ पाए कि आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी यस का रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। गुड, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दो चीजें हमने डिस्कस की, एक हमने डिस्कस किया लोन टू वैल्यू रेशियो और एक हमने डिस्कस किया डाउन पेमेंटिंग सिस्टम। अगली चीज है रैशनलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, है ना, युक्तिकरण, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसको अभी मैं होल्ड करता हूं, इसको मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले ये दो छोटे छोटे हैं, इन दोनों को समझा देते हैं। ठीक है, मोरल सुएशन देखिए क्या चीज होता है। मोरल सुएशन का मतलब होता है जब आरबीआई वित्तीय संस्थानों पर इनफॉर्मल तरीके से, है ना, इनफॉर्मल तरीके से बातचीत करके, सेमिनार करके या इस तरह की कुछ चीजें करके, जब इनफॉर्मल तरीके से इन पर एक्शन लेता है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया। कितना रेपो रेट कम कर दिया? 5% से 3% कर दिया, फॉर एन एग्जांपल। तो बैंकों को पहले जो लोन 5% पे मिलता था, आज वो लोन 3% पे मिल रहा है। लेकिन बैंक पहले हमें जो लोन देते थे वो 8% पे देते थे।
और जब 3% पे बैंकों को मिल रहा है तो भी बैंक हमें कितने पे दे रहे हैं, 8% पे दे रहे हैं। अब भाई अब बैंक आरबीआई उनकी कॉलर तो पकड़ नहीं सकता है, भाई मैंने घटाया तो अब तुम भी घटाओ, है ना। तो यहाँ पर आप समझिए उसके लिए अलग अलग रेट सिस्टम आए, जैसे रेपो रेट लिंक्ड सिस्टम आया है, तो वो अपडेशन होता है। लेकिन यहाँ पर बैंक की अगर इच्छा है तो बैंक ना भी करे। अब यहाँ पर सोचिए यहाँ पे आरबीआई क्या कर सकता है, तो आरबीआई बात करेगा बैंक से, समझाने की कोशिश करेगा, उनको कहेगा कि आप इकोनॉमी में सपोर्ट कीजिए। तो बातचीत के द्वारा यानी इनफॉर्मल तरीके से कि आप इन चीजों को, क्योंकि किसी के ऊपर आप तुरंत एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो पहले आप इनफॉर्मल तरीके से कोशिश करते हैं कि चीजें नॉर्मलाइज हो जाए। नहीं होता है, नहीं होता है तो फिर आप जाते हैं डायरेक्ट एक्शन पे, तो फिर आप जाते हैं डायरेक्ट एक्शन पे। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा आरबीआई ने कई बैंकों के ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया है। यस बैंक आपके पास एक एग्जाम्पल दिखता है ना, बढ़िया सा एग्जाम्पल। इसके अलावा भी कई कॉमर्शियल बैंक आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसपे आरबीआई ने डायरेक्ट एक्शन लिया है कि इनसे आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, ये बैंक मर्ज हो जाएंगे, या जो भी एक्शन लिया जा रहा है। तो ये क्या है आरबीआई का डायरेक्ट एक्शन। जब आरबीआई इनडायरेक्ट वे में, इनफॉर्मल वे में ये करने की कोशिश करती है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थान इकोनॉमी में सपोर्ट करने के लिए आगे आए, तो उसे हम मोरल सुएशन कहते हैं। बट जब इससे बात नहीं बनती है तो आरबीआई के पास हमेशा ये पावर है कि वो किसी भी बैंक के ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। बैंक को बंद कर देना, बैंक को मर्ज कर देना, बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर देना, इस प्रकार का कोई भी काम आरबीआई करने के लिए हमेशा कैपेबल है। लेकिन ये नॉर्मली नहीं करता है, वो कोशिश ये करता है कि चीजें नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है, तो इनफॉर्मल तरीके से जब कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इसको हम कहते हैं मोरल सुएशन। और यही जब फॉर्मल तरीके से डायरेक्ट एक्शन लेता है तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट इजी है, बहुत सरल है, सिंपल है। आई होप समझ में आ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। तो मैं रैशनलाइजेशन आपको समझाता हूं। चलिए गुड। अब समझिए रैशनलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, एक बात सोचिए, एक एग्जांपल सोचिए। मान लीजिए आप एक बैंक चलाते हैं, आपका खुद का बैंक है, ठीक है, या आप बैंक के मैनेजर हैं। आपको पता है बैंक भी आज की डेट में एक बिजनेस है, बैंक भी आज की डेट में एक बिजनेस है। आप बैंक के मैनेजर हैं, आपके पास एक व्यक्ति आता है, इसका नाम है ए। एक व्यक्ति आता है और आपसे कहता है कि सर मुझे लोन चाहिए। आप बिल्कुल उससे पूछेंगे कि भाई लोन क्यों चाहिए। ये व्यक्ति बोलता है कि मुझे लोन चाहिए है क्योंकि मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा घूमने जाने के लिए तो हमारे पास कोई लोन नहीं होता है, बट आपका ये पर्सनल यूज है तो हम आपको पर्सनल लोन दे देते हैं। और पर्सनल लोन जो है हमारा 15% ब्याज की दर पे मिलता है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ये सारे, है ना, 15% ब्याज की दर पे मिलता है। अब ये व्यक्ति क्योंकि स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा है तो इसके लिए 8% और 15% कोई मायने नहीं रखता है। ये क्या कहेगा, ठीक है भाई दे दो। आप तुरंत लोन उठा करके, आपके पास जो पैसा है मैक्सिमम हिस्सा तुरंत उठा करके यहाँ दे देंगे। अगर आपके पास एग्जाम्पल है, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप तुरंत उठा करके इसे दे देंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए पे आपको 15% का ब्याज मिलेगा, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगी। ठीक है, अब दूसरा एक व्यक्ति आपके पास आता है, ठीक है, इसका नाम बी है, और ये आपको आकर के कहता है कि सर मुझे आप मात्र 2 लाख रुपए का लोन दे दीजिए। आप उससे भी पूछेंगे भाई तुम्हें क्यों चाहिए, बोलेगा सर मुझे पढ़ाई करना है, एजुकेशन के लिए जाना है, इंजीनियरिंग करना है, XYZ करना है, उसकी फीस भरना है, तो मुझे एजुकेशन लोन चाहिए। अब जैसे ही आप सुनेंगे एजुकेशन लोन तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरबीआई ने कहा है कि एजुकेशन लोन को डिस्काउंटेड रेट पे देना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे यार एजुकेशन लोन में तो मात्र 8% का ब्याज मिलेगा। तो आप इस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, नहीं नहीं साहब पैसे तो है नहीं, पैसे तो हमारे पास खत्म हो गए, हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं।
तो क्या बी को लोन आप देंगे? एक लॉजिकल बात समझिए जो वास्तव में होगा, बी को आप लोन नहीं देंगे। एक किसान आ रहा है, सी है, ये किसान आ रहा है, ये कहता है सर मुझे सिर्फ 50,000 का लोन चाहिए है। आप पूछेंगे किस काम के लिए? बोलेगा सर मैं किसान हूँ, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए है। तो आप बोलेंगे अच्छा एग्रीकल्चर लोन, तो आरबीआई ने तो कह रखा है कि भाई एग्रीकल्चर लोन और 4% पे देना। आप क्या कहेंगे? ये पैसे तो खत्म हो गए, हम आपको लोन नहीं दे सकते। एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है डी, ये आपके पास आता है और आपको कहता है सर मुझे होम लोन चाहिए है, मुझे 5 लाख रुपए का होम लोन चाहिए है, घर बनाना है। आप बोलेंगे होम लोन, होम लोन तो फिर से 8% पे आता है, 7% पे आता है। आप फिर से क्या बोलेंगे? नहीं नहीं साहब पैसे नहीं है। बराबर। आप फिर से वेट करेंगे कि कोई आपके पास आए जो कहे कि मुझे पर्सनल लोन दे दीजिए, तो आप तुरंत उसको पैसे निकाल कर दे देंगे। ये लॉजिकली होगा। सब इंटीग्रिटी और सब एथिक्स वो सब अभी साइड में रखिए, है ना। अभी फिलहाल में वास्तव में जो चीज होगी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब आप एक बैंक के मैनेजर होंगे, जब आप एक बैंक में होंगे, तो वास्तव में यही चीजें होंगी। इसका मतलब ये है कि क्या ये लोन का रैशनल, क्या ये लोन का बराबर रूप से डिवीजन है? नहीं है। आप तो सब दे रहे हैं पर्सनल लोन में, और अगर किसी इकोनॉमी में सिर्फ पैसा पर्सनल लोन में जा रहा है, एजुकेशन लोन में पैसा नहीं जा रहा है, फार्मर्स के पास पैसा नहीं जा रहा है, घर बनाने के लिए पैसा नहीं जा रहा है, नारी सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट में पैसा नहीं जा रहा है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट एसटी एससी डेवलपमेंट में पैसा नहीं जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उद्यमिता विकास के लिए पैसा नहीं जा रहा है। ये सब मैंने वो एग्जांपल लिए हैं जिसके लिए आरबीआई कहता है कि सस्ते दरों में ब्याज दीजिए। अगर इनमें पैसा नहीं जा रहा है तो सोचिए, एजुकेशन में पैसा नहीं जा रहा है, क्या आपकी अर्थव्यवस्था कभी विकसित होगी? क्या आपकी अर्थव्यवस्था इस व्यक्ति के स्विट्जरलैंड जाने से विकसित होती है? नहीं। आपकी अर्थव्यवस्था विकसित होती है यदि व्यक्ति पढ़ता है, यदि किसान के यहाँ खेती अच्छी होती है, यदि आदमी के पास घर होता है, यदि वुमेन एम्पावरमेंट होता है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट होता है, तब आपकी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है, तब होगा। तो ये व्यवस्था बिल्कुल रूप से संभव है। इसके लिए आरबीआई ने क्या किया है? तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। समझ में आया रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का इंपॉर्टेंस क्या है? अब इस रैशनिंग ऑफ क्रेडिट के माध्यम से आरबीआई करता क्या है? तो आरबीआई ने क्या किया है? कुछ सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है, कुछ अलग अलग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसको कि वो क्या कहता है? प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिकता के क्षेत्र। ये इकोनॉमी की प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है। तो प्राथमिकता के क्षेत्र, इस प्राथमिकता के क्षेत्र पर सरकार ने, आरबीआई ने अलग अलग क्षेत्रों का निर्धारण कर रखा है। जिन अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मर हो गए, है ना, घर हो गया, हाउसिंग हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, माइनॉरिटी डेवलपमेंट हो गया। ये वो सारे सेक्टर हैं जो आपकी इकोनॉमी के लिए आवश्यक है। तो आरबीआई ने इस पॉलिसी के अंडर क्या कहा? आरबीआई ने कहा है कि हर बैंक को इस प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। ठीक है, 40%। अभी वर्तमान में पीएसएल नॉर्म फर्स्ट है और पीएसएल नॉर्म सेकंड है। आरबीआई ने ऐसा कहा है अभी फिलहाल कि मार्च 2020 तक हम दोनों को मर्ज कर देंगे, बट इस पर अपडेट अभी नहीं मिला है, इसलिए अभी मैं आपको पुराना कंडीशन ही बता रहा हूं। ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेक्टर, जिसमें सभी बैंक आ जाते हैं, ऑल बैंक, फिर चाहे वो इंडियन बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, देसी बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, सभी बैंक, सभी बैंक। ठीक है, ए में आ जाते हैं। फॉरेन बैंक के, विदेशी बैंकों के, सिर्फ वो बैंक जिनका कि 20 या 20 से अधिक ब्रांच। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस यहां पे सिर्फ इतना है कि पीएसएल 1 में फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक सिर्फ वही आएंगे जिनका 20 या 20 से अधिक ब्रांच भारत में है, और पीएसएल 2 में
वो फॉरेन बैंक आएंगे, वो विदेशी बैंक आएंगे जिनका कि 20 से कम 20 से कम ब्रांचेस इंडिया में है। ये उल्टा हो गया, जिनका कि 20 से कम ब्रांचेस शाखाएं इस देश में हैं। ये जो फर्स्ट है, इन फर्स्ट को क्या कहा गया है कि यदि आप वर्ष भर में 100 रुपए का लोन देते हैं तो आपको 40 रुपए का लोन देना पड़ेगा। किसको? पीएसएल को। मैंडेट कंडीशन है, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। बी को क्या कहा गया है कि यदि आप 100 रुपए का लोन देते हैं तो इस 100 रुपए में से 32 रुपए यानी 32% आपको देना पड़ेगा। किसको? प्रायोरिटी सेक्टर को, प्राथमिक क्षेत्र को। दूसरा कंडीशन, सेक्टर 1 को पहले वाले पार्ट को, पहले वाले हिस्से को 40%, दूसरे वाले को 32%। दूसरी कंडीशन, ये जो पहला वाला हिस्सा है, इस पहले वाले हिस्से के लिए सेक्टोरियल एलोकेशन है, हर क्षेत्रीय एलोकेशन है। मतलब आपको एग्रीकल्चर में देना ही पड़ेगा 18%। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आपको हाउसिंग में देना पड़ेगा ABC %, आपको वुमेन एम्पावरमेंट में देना पड़ेगा ABC %। मतलब मात्र 40% का कोटा नहीं पूरा करना है, आपको हर सेक्टर का इंडिविजुअल कोटा पूरा करना है। एजुकेशन में इतना देना ही पड़ेगा, तो हर सेक्टर का अलग अलग कोटा आपको पूरा करना है। अब एग्रीकल्चर की भी बात करें तो बड़े फार्मर को 7% देना पड़ेगा, छोटे फार्मर को 10% देना पड़ेगा, मार्जिनल फार्मर को 6% देना पड़ेगा। तो हर कोटा आपको कंप्लीट करना है, हर कोटा फुलफिल करना है। लेकिन दूसरे वाले जो हैं, इनको थोड़ी सी रिलायबिलिटी दी गई, इनको थोड़ा सा छूट दिया गया है कि भाई आप 32% का कोटा पूरा कीजिए, जहां आपको सही समझ में आता है वहां दीजिए, लेकिन 32% दीजिए जरूर। अब क्योंकि ये एक ये समझ लीजिए कि एक निश्चितता बन गई आरबीआई की तरफ से कि करना ही है, तो अब आपको वो 40% हिस्सा उस हाउसिंग वाले को, एजुकेशन वाले को, डेवलपमेंट वाले को देना पड़ेगा। आप पूरा का पूरा 100 रुपए पर्सनल लोन वाले को नहीं दे सकते हैं। इस व्यवस्था को कहते हैं आरबीआई की रैशनलाइजेशन, सबके साथ बराबर व्यवहार हो, रैशनलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। क्लियर है यहाँ का ये कॉन्सेप्ट रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? रैशनलाइजेशन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? पीयूष? यस सर, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख करके कि मैं आपको बहुत बढ़िया, भाग्यश्री, राजेश, दीपक, दीपिका, सभी को क्लियर है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझा रहा हूं और आपको एक बार में समझ में आ रहा है। नॉर्मली आप बिलीव कीजिए कि जब हम इसको क्लासेस में समझते हैं तो नॉर्मली मुझे 2 से 3 बार इन चीजों को रिपीट करना पड़ता है। बहुत बढ़िया आपका देखने के लिए मिल रहा है कि एक एक बार में आपको चीजें समझ में आ रही है। मतलब आपकी समझने की कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से अच्छे से तैयारी कीजिए, आप बहुत जल्दी इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये थे हमारे गुणात्मक टूल, ये थे हमारे क्वालिटेटिव टूल, जिसमें से कि हमने आरबीआई के स्पेसिफिक समझे कि किस पर आरबीआई क्या किस तरह का एक्शन लेता है। इसलिए हम इसे जनरल स्पेशलाइज्ड टूल कहते हैं, क्योंकि इस पे होने वाले किसी एक्शन का प्रभाव हर किसी पे नहीं पड़ेगा जो कि क्वांटिटेटिव पे पड़ रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो पिछले 3-4 दिनों में हमने समझा है। ठीक है, आई होप मेरी बात आप सभी लोगों को क्लियर है, आप नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, आपको क्लियर है मेरी सारी बातें? हम जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? हम जो पढ़ रहे हैं वो आपको हेल्प आउट हो रहा है? आपकी जो क्लासेस चल रही है आपको हेल्प आउट हो रहा है? भाग्यश्री? यस सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, चलिए।